केदार ने कहा कि यह ओबीसी साहित्य के विशेषज्ञ हैं और मेरी समझ से अभी तक तो ओबीसी साहित्य कहीं है ही नहीं, तो मैं विशेषज्ञ कहाँ से हो गया। मेरे लिए तो ओबीसी साहित्य की कल्पना कुछ दूर की कौड़ी जैसी ही लगती रही। नया है, अच्छा है, बहस होनी चाहिए। और जब केदार ने मुझसे कहा तो मैंने कहा भैया मेरे सामने ओबीसी साहित्य की कोई अवधारणा नहीं, पहले आप अवधारणा बताइए क्या है और तब उसके बाद ओबीसी साहित्य पर बात की जा सकती है। तो ओबीसी विमर्श पहले कीजिए और ओबीसी विमर्श करने के पहले जो ओबीसी समाज में स्थिति है वह क्या है इसको आप देखिए। विमर्श होगा, वैचारिकी होगी, तभी तो उसका कोई साहित्य बनेगा। अब खाली इस आधार पर कि अब दलित साहित्य है, आदिवासी साहित्य है तो ओबीसी साहित्य भी होना चाहिए। ये तो जैसे बच्चे कहते हैं ना कि भाई वह उनके पास मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, तो हमारे पास भी साइकिल होनी चाहिए। उसकी विचारधारा मैंने इसलिए कहा कि इस पर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत काम किया है और भाषा के जादूगर हैं, विभिन्न भाषाओं को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन लिटरेचर जो ओबीसी का कंसेप्ट क्या है उनके मन में, जब तक उसे वह एक विषय प्रवर्तन के रूप में ना लाते सामने आता तब उस पर बात की जा सकती थी क्या होगा। बहरहाल वह नहीं हुआ। फॉरवर्ड प्रेस से इस प्रकार की तैयारियां चल रही थी और जो बहुजन साहित्य की प्रस्तावना करके जो प्रमोद रंजन के संपादकत्व में निकला है तो उसको मैंने थोड़ा बहुत देखा और उस समय लेख मांगे गए थे। मुझे लगता है कि राजेंद्र यादव ने लेख दिया था, वीरेंद्र यादव ने दिया था, बहुत सारे लोगों ने, कमल भारती ने दिया था, अनीता भारती ने दिया था, जयप्रकाश कर्दम का भी लेख है। यानी तमाम दलित लेखकों, दलित चिंतकों के लेख हैं और तमाम जो ओबीसी जिसे आप कह रहे हैं जात के आधार पर कि वीरेंद्र यादव या राजेंद्र यादव, ये उसके साथ अगर जोड़ रहे हैं उनके लेख थे। मैंने नहीं दिया कि मेरे सामने ओबीसी साहित्य की कोई अवधारणा नहीं है, इसलिए मैं लिख ही नहीं सकता। जब तक उसकी अवधारणा साफ न हो तब तक मैं उस पर नहीं लिखूंगा। अंत में उन्होंने मेरा इंटरव्यू कहा, इंटरव्यू तो दे सकते हैं, इंटरव्यू दूंगा। तो इंटरव्यू मेरा लिया उन्होंने, 2 इंटरव्यू खाली उसमें छपे हैं, एक तो शरण कुमार लिम्बाले का और एक मेरा। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने सिर्फ यह बताया है कि किसी भी साहित्य के विकास के पीछे उसका विमर्श होता है, उसकी वैचारिकी होती है। दलित साहित्य के विकास के पीछे उसकी स्पष्ट एक विचारधारा है, एक वैचारिकी है। आप ओबीसी साहित्य की वैचारिकी हमें बताइए कि कौन सी वैचारिकी है जिसके आधार पर साहित्य का विकास होगा। एक केंद्रीय स्वर तो बनेगा ना, जैसे दलित साहित्य विकसित हो रहा है तो उसके पीछे उसके जो एजेंडे हैं, जो उसके आशय हैं वह केंद्रित हैं, उनके प्रतिमान है, किस आधार पर हमारा साहित्य लिखा जाएगा। जैसे जातिवाद का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध और उसका मूल एजेंडा होता है और अपनी गरीबी और उसका सब दूर करने का होता है। तो आपका एजेंडा क्या है? आप ओबीसी साहित्य को किस रूप में विकसित करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? अब इस आधार पर नहीं कि हमारे यहाँ सिद्धों में बहुत सारे ओबीसी रहे, नाथों में बहुत सारे ओबीसी रहे। आप कहिए कि जयशंकर प्रसाद ओबीसी के थे, मैत्री शरण गुप्त ओबीसी की थे और इस तरह से जातियों के नाम इतिहास में गिराए जाइए, तो इससे नहीं होता है। ये तो आप जात के आधार पर देख रहे हैं, उसके आधार पर देख रहे हैं। उनका काम देखिए क्या किया है। कबीर को आप लिख रहे हैं, अब कबीर के भी जात का सवाल खड़ा हो गया। हम लोगों ने आज तक ये नहीं समझा कि कबीर तो एक ऐसा नाम है कि जिससे आज का दलित आंदोलन भी जिसका प्रेरणा स्रोत है, आज का जो प्रगतिशील मार्क्सवादी आंदोलन है वह भी कबीर से प्रेरणा देता है, आज का जो जनवादी लेखक है। यानी हमारे देश में 600 साल पहले कबीर ने जो सामाजिक क्रांति की थी, सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन छेड़ा था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ जो जिहाद छेड़ा था, वह उसके बाद विकसित होने वाले जितने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन हैं सबका आइकॉन है कबीर। इसलिए कबीर की कोई जात नहीं है, कोई कबीर धर्म नहीं है, कबीर केवल मनुष्य है और वह हमारा जो सताया हुआ मनुष्य है, वंचित मनुष्य है, शोषित और पीड़ित मनुष्य है, उसके पक्ष में खड़ा होकर डंके की चोट पर बोल रहा है। इसलिए वह मनुष्य सवाल यह है कि मैत्री शरण गुप्त क्या कर रहे थे, जयशंकर प्रसाद क्या कर रहे हैं देश के विकास में। राज कौन सा हमारा हिंदी साहित्य जो है प्रतिरोध का साहित्य है, वह वर्चस्ववादी सत्ता के खिलाफ हमेशा संघर्ष करता रहा है, परिवर्तन करता रहा है। आप कहां से प्रेरणा लेंगे? आप अपनी वैचारिकी का निर्माण कहां से करेंगे? ओबीसी साहित्य कहां जाएगा? दलितों का तो बहुत स्पष्ट है और जो उनकी विचारधारा है
किसी भी की, या तो आपका पिछड़ा समाज हो, चाहे जो भी कह रहे हो, ओबीसी समाज हो, जिसे हम लोग हाशिए का समाज, मैं तो उसे हाशिए का समाज कहता हूँ, सबाल्टर्न सोसाइटी जिसके नाम पर जानी जाती है, वह वैचारिकी अगर कोई बनेगी तो फूले अंबेडकर की वैचारिकी होगी। जो वैचारिकी बनेगी वह बुद्ध, कबीर, फूले अंबेडकर की वैचारिकी होगी। चाहे वह ओबीसी साहित्य हो, चाहे वह दलित साहित्य हो। हाँ, आदिवासी साहित्य की बात थोड़ी भिन्न है, आप उसके साथ इसे मत जोड़िए। आदिवासी साहित्य एक स्वायत्त सामूहिक जीवन जीने वाले लोग हैं वहाँ पर, और वो हिंदू धर्म का मारा नहीं है। ब्राह्मणवाद की जो प्रवृत्तियां हैं, जो उनका जो अपमान है, जो उनका शोषण है, जो उनका जो दमन है, उसका मारा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके हिंदू धर्म के दायरे में ही नहीं आता हुआ। चातुर्वर्ण व्यवस्था के भीतर जो है ओबीसी तो आता है, शूद्र के रूप में वहाँ शामिल है, लेकिन दलित तो फिर भी दूर पड़ जाते हैं ना, अनटचबल है। तो अनटचबल तो कहा आपके चार वर्ण व्यवस्था में आता है, और तो अंत्यज कहा जाता है, या उसे पंचम वर्ण कहा जाता है। तो इसलिए आप तो हिंदू धर्म के अंग हैं। ब्राह्मणवाद अगर जिंदा है, हिंदू धर्म अगर जिंदा है, तो बहुत कुछ इसका श्रेय ओबीसी को जाता है। आप कहाँ खड़े हैं? इतना आप में आंदोलन कहाँ खड़ा हुआ? वैचारिकी लेना साहित्य के बाद छोड़ दीजिए, आप अपने हैसियत को खड़ा कीजिए समाज में। तमिलनाडु में ओबीसी का 69% आरक्षण मिला हुआ है, आप 27% के भीतर सारे लोग झूल रहे हैं। क्यों झूल रहे हैं? आंदोलन खड़ा किया था। आपके यहाँ ओबीसी में कौन सा आंदोलन होता है? कितने लोग सड़क पर आते हैं, कितना लोग आंदोलन खड़ा करते हैं, प्रतिकार करते हैं वहां से लेकर के। ओबीसी के लोग हमेशा सत्ता के गुलाम रहे हैं, अब इतने गुलाम रहे हैं, और आज उस गुलामी से मुक्त हो तब विमर्श की बात करें, और तब जो है सामाजिक परिवर्तन की बात करें। ये मैं आत्मसमीक्षा, मैं भी ओबीसी हूँ, लेकिन आत्मसमीक्षा करके देखिए, अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि हम लोगों ने प्रतिकार के रूप में, सत्ता व्यवस्था के रूप में जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं उनके विरोध के रूप में हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए अपने इतिहास को देखिए और इसके आधार पर हम वैचारिकी बनाइए। हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन तो आप करना चाहते हैं ना, आप कहते हैं ओबीसी हैं, कुर्मी अलग है, बसपा के साथ है, तीन कुशवाहा हैं, वह कहीं और खड़े हैं, और यादव जो हैं, और मान लिया गया कि कोई यादव तो उसको सब मुलायम कहते हैं। हम लोग चाहे मार्क्सवादी बात करें, क्रांतिकारी बात करें, लेकिन जो हमें नहीं जानता, अरे मुलायम है। तो आदमी जातियों से देखने का है। आज मित्रों, इतनी अराजक स्थिति से हम गुजर रहे हैं कि आज आदमी की पहचान पहले इंसानियत से होती है, तो कितना बड़ा इंसान है। आज इंसानियत से नहीं, आदमी की पहचान उसकी जात से हो रही है, उसके धर्म से हो रहा है, उसकी सारी चीजों से है। इतनी ज्यादा अराजकता हमारे देश में कभी नहीं रही है जैसी आज रही है। तो ऐसे समय में आपको देखना पड़ेगा कि हमारे ओबीसी साहित्य का मतलब ये क्या लिखा जा रहा है। ओबीसी साहित्य कुछ है, खाली आप देखेंगे तो जातियों के आधार पर ही तो ओबीसी है, इसलिए जो अब वीरेंद्र यादव लिख रहे हैं तो ओबीसी हो गए, ओबीसी साहित्य उनका हो जाएगा। वो तो मार्क्सवादी है, राजेंद्र यादव मार्क्सवादी है, मैं स्वयं मार्क्सवादी हूँ, लेकिन मैं दलित चिंतक भी हूँ, मैं आदिवासी चिंतक भी हूँ। मेरा सारा लेखन, मेरा सारा वक्तव्य जो है दलित चिंतक के रूप में जाना जाता हूँ, मार्क्सवादी चिंतक के रूप में जाना जाता हूँ, और आदिवासी साहित्य को विकसित करता है। और आप जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं, दलित चिंतन को प्रमोट करने वाले कौन लोग रहे हैं? ओबीसी के नायक तो रहे हैं। आप उनसे भी तो कुछ पढ़िए, उनसे भी तो कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए। पेरियार वी रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और अंबेडकर, और उधर बुद्ध और कबीर, ये पूरी लिंक है हमारी जो प्रतिरोध की परंपरा की है। जो ब्राह्मणवादी सत्ता व्यवस्था के खिलाफ बुद्ध के समय से लगातार बार संघर्ष करती चली आई है, और सत्ता व्यवस्था का जो सुख भोग रहे हैं, जो जात व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, उनका प्रतिकार करती आई है। और मित्रों, जातिवाद का विरोध करने के लिए आपको जातिवाद से मुक्त होकर विचार करना पड़ेगा। जातिवादी बनकर के आप जातिवाद का विरोध नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिक्लास हुए बिना, हमारे कबीर की जो बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं, वो सब डिक्लास थे, यानी जात से मुक्त थे, जात से परे थे। और आज बड़े से बड़ा दलित चिंतक, बड़े से बड़ा मार्क्सवादी चिंतक अगर वह डी क्लास नहीं है, जातिवाद से मुक्त नहीं है, तो वह जातिवाद का विरोध करता है, बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ 3 बड़ी सामाजिक क्रांतियां हुई हैं।
गौतम बुद्ध की पहली सामाजिक क्रांति है, निर्गुण भक्ति आंदोलन की कबीर और रैदास की दूसरी सब बड़ी सामाजिक क्रांति है, और फुले और अंबेडकर की तीसरी बड़ी सामाजिक क्रांति है। ये सामाजिक क्रांतियां हमारी 3 हैं, और इन्होंने हमारे जो हाशिए का समाज है, चाहे वह ओबीसी कह लें, SC ST ओबीसी कह लें, या राजनीतिक इकाइयों के आधार पर, या पिछड़ा समाज कह लें, इसमें दलित भी आएंगे, सब आएंगे, वंचित समाज कह लें, तो यह जो समाज रहा है, इनकी लड़ाइयां लड़ने वाले लोग कौन से रहे हैं? बुद्ध रहे हैं। वो तो ओबीसी नहीं थे, बुद्ध तो ओबीसी नहीं थे, लेकिन जो सवर्ण रहे हैं उनकी घोर प्रताड़ना की है, उनको खारिज किया है, उनके लिखे को एकदम से नष्ट किया है, और जो तमाम उसके तमाम सारे लोग रहे हैं, उसमें दूसरी जातियों के भी लोग रहे हैं। यानी हाशिए के समाज, पिछड़े समाज, वंचित समाज के लिए लड़ने वाला पहला क्रांति हमारे यहाँ दिखाई पड़ती है। हम सामाजिक क्रांति कहते हैं बुद्ध की, और आज भी बुद्ध नहीं रास आते। आप हमें बताइए कि बुद्ध का आंदोलन पिछड़ों दलितों में ही क्यों फैला? एक भी हमें उदाहरण दे दीजिए। वो तो क्षत्रिय थे ना, लेकिन वह सवर्णों में क्यों नहीं गया? सवर्ण बुद्ध को रास ही नहीं आते, बुद्ध को स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वह अभिजातवाद, जातिवाद, वर्णगत श्रेष्ठता के घोर खिलाफ थे, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने समता मूलक समाज के निर्माण का एक सपना देखा था। उनका नारा था समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। हमारे देश की रचना जो होगी उसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और यही समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व डॉक्टर अंबेडकर के यहाँ भारतीय संविधान के निर्माण में यही सूत्र काम करता है। अगर वह निर्माण न होता तो आज ओबीसी के लोग, दलित लोग जहाँ खड़े हैं, सभागारों में बैठे हैं, तमाम प्रोफेसर हो रहे हैं, कुलपति तक हो रहे हैं, यह कुछ न होता अगर वह संविधान बाबा साहब ने बना कर या आपको एक संवैधानिक अधिकार न दे दिया गया होता, अब तक आप उठा के फेंक दिए गए होते। और इस समय की जो अराजक स्थिति आप देख लीजिए, भारतीय संविधान और भारतवर्ष का भारतीय राष्ट्र को नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। हिंदुत्ववादी संविधान यानी मनुवादी समाज व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके साथ एक प्रकार से अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करके जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान अगर नष्ट कर देते हैं तो आप सबको एकदम खत्म कर देने में उन्हें कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए वह संविधान एक आपका रक्षा कवच है जो आपको बराबर पढ़ने का, लिखने का अवसर पाने का गौरव दे रहा है। आप कहाँ खड़े हैं वहां से लेकर? इसलिए जो भी ओबीसी की वैचारिकी बनना हो, मैं राजन जी बताएंगे, मैंने कहा कि वो चीजें सामने आती थी तब उसके बाद आगे बहस होगी, लेकिन मेरा अपना जो मत है, मैं अपनी बात यह रखना चाहूंगा कि जब भी कोई वैचारिकी बनेगी तो बुद्ध, कबीर, फुले और अंबेडकर को बाईपास करके न कोई ओबीसी की वैचारिकी बन सकती है और न दलित की बन सकती है, मानना पड़ेगा। और अगर यही होना है तो यह तो दलित साहित्य की वैचारिकी बनी ही हुई है। दलित साहित्य की वैचारिकी जो अम्बेडकरवाद है, वो अम्बेडकरवाद क्या है? अंबेडकर का केवल अलग से कहीं से आकाश से थोड़ा टपका लिया है। यानी 20वीं शताब्दी का इतना बड़ा अध्येता, इतना बड़ा समाजशास्त्री और इतना बड़ा अर्थशास्त्री कोई है हिंदुस्तान में? कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी चिंता थी आदमी को हाशिए के समाज की, जो 3/4 आबादी है, स्त्रियां हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इन अल्पसंख्यक हैं, इन सारे लोगों की चिंता थी। यह हाशिए के समाज की चिंता करने वाला आदमी। एक बार कुछ विदेशी पत्रकारों ने अंबेडकर से, देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं से समय लिया, और समय लिया तो गांधी हैं, नेहरू हैं, तिलक हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं। गांधी जी से 9 बजे का समय दिया उन्होंने, नेहरू जी ने 10 बजे का समय दिया, तिलक ने 11 बजे का समय दिया, और सबसे अंत में अंबेडकर साहब के आ गए तो ठीक है भाई 12 बजे का समय। हाँ, तो सबसे पहले जब गांधी जी के यहाँ गए तो जब होगा वहाँ चौकीदार उसने दरवाजा खोला तो कहा कि गांधी जी ने हमको 9 बजे का समय दिया था, कह दीजिए कुछ विदेशी पत्रकार आए हुए हैं और मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा वो तो गांधी जी तो सो गए, तो समय दिया है, सो गए तो थोड़ी क्या कर सकते हैं, चलिए वही नेहरू जी क्या देख लिया जाए। 10 बजे उनके यहाँ गए, वहाँ भी वही सुनने को मिला। तिलक के यहाँ गए तो उनके यहाँ भी 11 बजे दरवाजा बंद ही हो गया था, और अंत में निराश होकर सोचा कि वहाँ चले कि न चलें।
अब तो 12 बज गए हैं, तो जब इतने लोग सो गए 9 बजे 10 बजे 11 बजे, तो 12 बजे तो कहाँ मिलेंगे। लेकिन जब उनके यहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया, तो जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला उससे पूछते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें समय दिया था मिलने के लिए, जरा उनसे बोल दीजिए कि हम लोग आ गए हैं। तो उस आदमी ने कहा, बताइए, मैं ही अम्बेडकर हूँ जिन्हें आप राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं। उन्हें देश दुनिया अपनी जनता की इतनी चिंता नहीं है, और विदेशी को आपने समय दिया है, पत्रकार को समय दिया है, और उसके समय पर आप सो गए हैं वहाँ पर। और एक ऐसा आदमी भी है कि जो 12 बजे उसको समय मिला था, और 12 बजे स्वयं जाग नहीं रहा है, बल्कि स्वयं आके दरवाजा खोल रहा है। यह राष्ट्रीयता की बात होती है। बड़े बड़े राष्ट्रनेता तो कहे जाते हैं, लेकिन अम्बेडकर की बात नहीं आती है। भारतीय राजनीति में गांधी युग, नेहरू युग तो चलता है, अम्बेडकर युग क्यों नहीं भाई, जबकि उतना बड़ा कोई था ही नहीं। तो उन पत्रकारों ने अम्बेडकर से पूछा कि बाबा साहब ये बताइए कि जो देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता जिनका नाम है बाहर तक वही लोग जाने जाते थे, वे तो बहुत जल्दी खा पी के सो गए, कारण क्या है कि आप इतनी देर रात तक जाग रहे हैं। तो उनका उत्तर जो था कि देखो भाई, उनके लोग तो पहले से जागे हुए लोग हैं। उनके लोग माने सवर्ण समाज, अभिजन समाज, गांधी नेहरू तिलक का समाज। तो यह जो उनके लोग हैं वे तो पहले से जागे हुए लोग हैं भाई। शिक्षा पर उनका अधिकार था, आर्थिक संसाधनों पर उनका अधिकार था, सारी चीजों पर उनका अधिकार था, राजनीतिक सत्ता पर उनका अधिकार था। जो हाशिए की 3/4 आबादी है वह तो शिक्षा से भी वंचित थी, आर्थिक संसाधनों से भी वंचित थी, और राजनीति में भी उसका कोई प्रवेश नहीं था। तो उनके लोग तो पहले से जागे हुए लोग हैं, हमारे लोग तो आज भी सो रहे हैं। इसलिए उन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए मुझे देर रात तक जागना पड़ता है। और अगर देर रात तक न जगे होते डॉक्टर अम्बेडकर, तो 26 वॉल्यूम में लिखा गया उनका साहित्य कहाँ से आता, बिल्कुल साहित्य। इसलिए मैं अम्बेडकर की लड़ाई को, सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय की जो लड़ाई अम्बेडकर लड़ रहे थे, वह गांधी नेहरू तिलक की राजनैतिक आज़ादी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उनको मैं इनके साथ नहीं देखता हूँ, मैं इनसे बड़ा कद अम्बेडकर का मानता हूँ। अगर अम्बेडकर का मूल्यांकन करना है तो अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग द्वितीय के साथ कीजिए, अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के साथ कीजिए, जो अश्वेतों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो नस्लवाद की लड़ाई लड़ रहे थे, गोरों के खिलाफ कालों की लड़ाई लड़ रहे थे। और नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग द्वितीय की लड़ाई से कहीं ज्यादा पेचीदी, कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण लड़ाई अम्बेडकर की लड़ाई थी। क्योंकि नस्लवाद में तो 2 ही मामला है, या तो गोरों के खिलाफ कालों की लड़ाई है, श्वेत के खिलाफ अश्वेत की लड़ाई है, लेकिन इनकी तो जात व्यवस्था की लड़ाई है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जाति व्यवस्था हमारे आपकी रगों में इस प्रकार से बैठा दी गई है कि लाख हम लोग विरोध कर रहे हैं। बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, अम्बेडकर ने किया, सब ने किया, लेकिन जो की तो बनी हुई बढ़ती ही चली जा रही है। जो दलित समुदाय है, जो ब्राह्मणवाद का घोर विरोध करता है, वह पूरा दलित समुदाय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चंगुल में घिरा हुआ है। एक जाटव है, एक भंगी है, तो भंगी जाटव को ब्राह्मण ही समझता है, क्योंकि जब जाटव भंगी के घर पानी नहीं पिएगा, उसकी रोटी नहीं खाएगा, रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, तो भंगी कहता है हम तो अछूतों में भी अछूत हैं। सबानों की दृष्टि में सारा दलित समुदाय अछूत है, लेकिन भंगी कहते हैं कि हम तो अछूतों में भी अछूत हैं। जो जाटव है या चमार जिन्हें हम कहते हैं, इन लोगों की दृष्टि में तो हम अछूत ही हैं। तो दोनों गुलाम भी चल रहे। ये जो जटिलताएं हैं, इस जटिलता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और 20वीं शताब्दी में बाहर नहीं जाने दिया गया। ये गए कौन? गांधी नेहरू तिलक बाहर गए। लेकिन यह है, और 8 से 10 साल पहले मैंने लिखा था कि रही होगी 20वीं शताब्दी गांधी नेहरू तिलक के नाम, 21वीं शताब्दी तो फिलहाल डॉक्टर अम्बेडकर की शताब्दी है। तो 10 साल पहले मैंने लिखा था, और 10 साल पहले लिखा हुआ मेरा लेख प्रगतिशील वसुधा में छपा था, और इस बात को बॉक्स में छाप करके लेख के ऊपर छापा था। 21वीं शताब्दी आ रही है, देखिए क्या होता है। और आप देख लीजिए कि 21वीं शताब्दी में डॉक्टर अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय धरातल पर मान्य हुए, ज्ञान वर्ष घोषित किया गया उनके नाम पर। यूएनओ में उनकी 125वीं जयंती यूएनओ में पहले इतिहास में हो जाता है कि उनकी मनाई। और मोदी तो क्या है, पूरी जो उनको राष्ट्रद्रोही कहते थे, राजद्रोही कहते थे, सारे के सारे लोग जय जयकार के ऊपर रहे हैं। उनके जय जयकार करने से बहुत गर्वान्वित नहीं होना चाहिए, उनका राजनीतिक एजेंडा है। उन्हें अम्बेडकर वाद से मतलब नहीं, अम्बेडकर की विचारधारा से मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ
अम्बेडकर के नाम से, उस नाम को भुलाना चाहते हैं। एक कितनी दोगली राजनीति करने वाले लोगों की गिरफ्त में हम लोग हैं, और हम कहते हैं कि हमारा आ गया, स्वर्णकाल आ गया है।